सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में हम बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया जो हालिया क्लैश हुआ, जो हमारे सामने कन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद अभी तक हम देख रहे हैं कि इंडिया की जानिब से अपनी इनसिक्योरिटीज़ या जो उनके मामलात हैं उसका इजहार किया जा रहा है और यहाँ से भी बराबर जवाब दिया जा रहा है। खिफ़्फ़त बढ़ाने के लिए इंडिया बहुत से दावे कर रहा है। अब भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इत्तेहाद को ख़तरा करार देकर एक और फर्जी बयानिया घड़ लिया, जिस पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में खिताब के दौरान दबंग जवाब देते हुए वाज़ेह किया कि भारत की नाकामी महज इसकी नाकिस हिकमत अमली का नतीजा है। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के अफसरान से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि पाक भारत जंग खालिस्तन दो तरफा फौजी तसादुम था, जिसमें दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। पाकिस्तान ने मौसर जंगी हिकमत अमली से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। न सिर्फ जंग के मैदान में बल्कि जंग बंदी के बाद सिफारतकारी में भी भारत को मुंह की खाना पड़ी। अभी हालिया इंटरव्यू DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब का, वो भी हमारे सामने आ चुका है। अल जज़ीरा को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू बेसिकली गुज़श्ता माह जो वज़ीरिस्तान में बम धमाका हुआ था और इसके नतीजे में हमने देखा था कि फ़ौजी जवान जिनकी शहादत हुई उस हवाले से था। और इसमें उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी, ये भारत ने एक पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसको अपनाया हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी क़ुव्वत है, एटमी रियासत है, ये उनकी जानिब से कहा गया। और कोई भी दुश्मन अगर इसको मैली आंख से देखेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये सारे मामलात हमारे सामने मौजूद हैं। इसी हवाले से बात हमें ज्वाइन किया है इत्तेशामुल हक साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, और उनके साथ साथ हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। वकार साहब, सबसे पहले तो आपका कमेंट जो अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया, ये मैंने इसके निकात सामने रखे, और साथ साथ जो अनिल चौहान साहब जो इंडियन हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है, इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी ये इत्तेहाद जो है अब उनको खटक रहा है। भारत की जानिब से चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो इत्तेहाद को, ये उनकी सलामती के लिए ख़तरा क्यों है, क्यों समझते हैं ऐसे वो? उसमें अगर उनकी बात मान भी दी जाए तो बेसिकली उनकी अपनी हरकतें हैं। आई थिंक राहुल गांधी की पूरी स्पीच है, कुछ अर्सा पहले पार्लियामेंट में कहा था कि हमारी पॉलिसी रही है कि आप जो है उसको मिनिमाइज करेंगे, और आपने इकट्ठा कर दिया है। उनकी पॉलिसीज़ क्या है आई थिंक सबके सामने है। हसीना वाजिद जब तक वहाँ रही उसमें बड़ी खुशी के शादियाने बजाए गए और पाकिस्तान को आउटकास्ट कर दिया गया था बांग्लादेश। चीज़ें चेंज हुई, अवाम ने एक रेवोल्यूशन के जरिए एक नई गवर्नमेंट कायम की है और वहाँ पे इनको मिर्चें लगी। साफ इस प्रो पाकिस्तान या प्रो चाइना गवर्नमेंट है और ये अवाम का अपना डिसीजन है। एक तो ये है। दूसरा जो है, आई थिंक बिफोर दे पॉइंट आउट पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश अपनी कोलैबोरेशन देख लें। मेरी अपनी असेसमेंट है कि जो पाकिस्तान पर हमला किया गया और महीने के बाद ईरान पे किया गया, ये बेसिकली इस सीक्वेंस में चीज़ें थी। इसमें खुदा न खासा रजीम चेंज की एफर्ट थी दोनों मुल्क के, मगर उसके अंदर जो आईवर्स इस्तेमारी कुव्वतें हैं या इंपीरियल फोर्सेज हैं, दे वर वेरी मच पार्ट ऑफ इट। कौन कौन से ऑपरेटर्स रेल के नहीं बैठे हुए थे इनके वहाँ पे जब ड्रोन आ रहे थे यहाँ पे। उसके अलावा जो है लेट्स से अगर फ्रांस के जहाज़ में फ्रांस के टेक्नीशियन वहाँ पे थे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि एम्बेरसमेंट हो जो बाद में उनको उठाना पड़ी। इस तरीके से इनके प्रोग्राम में जर्मनी के साथ सबमरीन के अमेरिकन सर्वेलेंस सिस्टम है इनके पास। उसके अलावा जो है आई थिंक इनका अगर आर्मर देखा जाए, टैंक्स हैं 70-80% रशिया के हैं, 400 है। तो कौन सा मुल्क नहीं है दुनिया में जहाँ से असला खरीद सकते थे और उन्होंने नहीं किया। तो अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती कि कोलैबोरेशन थी और हमारे खिलाफ साजिश हुई, तो ऐसा नहीं होता। ये बचगाना बातचीत है। मेनली ये हुआ है कि बीइंग अ स्मॉलर पावर, और तो अल्लाह के फजल से हम कोई छोटी कुव्वत नहीं है, लेकिन कम से कम मैथमेटिकल टर्म्स में कम फोर्सेज हैं, छोटी इकोनॉमी है, जोग्राफिकली स्मॉलर है, डेमोग्राफिकली हम छोटा मुल्क है। और अगर उसका जबड़ा तोड़ देते हैं मोदी का, तो जीडीपी खिदमत मटाने के लिए सारी कहानियाँ घड़ी जा रही हैं। ठीक है, चाइना के साथ हमारी जॉइंट ट्रेनिंग भी होती रही है, हम उनका इक्विपमेंट यूज करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फाइट तो पाकिस्तान ने किया है। तो मेरे ख्याल में ये जो है जख्म जो है अभी बेसिकली चार्ट है। देयर इज अ ह्यूज डिबेट विद इन इंडिया। मिलिट्री परेशान है कि हमें पॉलिटिकल उसके लिए यूज किया गया एजेंडा के लिए फॉर डिस्प्ले, और पॉलिटिकल लीडरशिप को तो आई थिंक मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। और
अपोजिशन को आड़े हाथ दे रही है। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें जो थी, चाहे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आई थिंक एड्रेस था NDU में, या जब DISPR ने भी क्लैरिफाई की चीज़ें, पाकिस्तान आफ्टर 10 इज अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान। और इंशाल्लाह ताला भारत एक दफ़ा फिर ट्राई करके देख ले। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप 8 घंटे की लड़ाई कर लें, 8 दिनों की कर लें, या 800 साल की कर लें, वी आर रेडी। बिल्कुल। एहतशाम साहब, एक रिग्रेट, जैसे अभी वकार साहब भी बात कर रहे थे कि ये पाया जा रहा है कि जिस तरह से ऑपोजिशन, जब ये सारा कन्फ्लिक्ट हुआ तो ऑपोजिशन की जानिब से बारहा कहा गया था कि जी आपने चाइना के साथ इतना बड़ा एक गैप कर लिया, स्पेस इतनी ले आए कि उसका फ़ायदा पाकिस्तान को पहुंचा। ऑल दो हमारी जो दोस्ती है वो पूरी दुनिया के सामने आया है, पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती के हवाले से। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जी 70, अब ये बातें आ रही हैं जी 70 to 80% जो वेपन्स थे उसकी ख़रीदारी चाइना से की गई। कहीं ना कहीं अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं अभी हर हम देख रहे हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, या विद इन इंडिया जो डिबेट हो रही है उसमें भी ये सारे मामला सामने आ रहे हैं। अब क्या किया जाएगा? वाकई अब भारत सोच रहा है इस हवाले से कि खित्ते में हम तन्हाई का शिकार भी हो रहे हैं और चाइना की जानिब रुजू किया जाएगा, या मज़ीद ऑप्शंस इनके पास क्या होंगे? देखिए, हमने एक बात तो खुल के सामने आ गई है कि अभी आप देख लें कि 4 दिन की जंग के बाद जो हिंदुस्तान में जो सूरत हाल है, हर सतह पे जो डिबेट हो रही है, वहाँ पे जितनी एम्बैरसमेंट है मोदी हुकूमत को, वो हर दफ़ा एक नया मामला ढूंढ के लेके आते हैं और अपनी नाकामी का मलबा लोगों पे डालने की, दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं। अभी आप जिक्र कर रही थी चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो कहते हैं जी हमें ख़तरा है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जी सरहद एक थी, दुश्मन 3 थे, यानी पाकिस्तान, चाइना और तुर्की। तो देखिए, आए रोज़ ये अपने बयानात बदलते हैं। असल सवाल यही है कि जी अब आप चौहान साहब एक मुद्दत के बाद इस बात को माने। आपने देखा जो उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं, और सिंगापुर डायलॉग जब हुआ था वहाँ पे हमारे जॉइंट चेयरमैन चीफ़ ऑफ स्टाफ भी गए थे, उस वहाँ पे भी आपने देखा तोड़ मोड़ के उन्होंने बातें की थी और अल्टीमेटली माना था कि जी ये बात अहम नहीं है कि कितने जहाज़ गिरे, ये अहम है कि क्यों जहाज़ गिरे। अभी देखें उनके डिफेंस अटैची ने जो बात की है वहाँ पे भी सुना, उसको बुला के सजनिश की जा रही है हिंदुस्तान का जो है। उसने कहा हाँ जी कई हवालों से हम पाकिस्तान जो अपर हैंड था, हमारे नुकसान हुए, ये हुआ वो हुआ। अब सवाल ये कि सब कुछ करने के बाद हिंदुस्तान चाहता क्या है? देखिए हम ना अब सुबकी तो नेशनल लेवल पे उनकी हो रही है, इंटरनेशनल सतह पे हो रही है, जहाँ जहाँ उनके डेलीगेशन जाते हैं। अभी आप देख लें हाल ही क्वाड की मीटिंग में भी आपने देखा पहलगाम की वाक़े की उन्होंने मजम्मत की, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अब अमेरिका भी नाम लिया जा रहा है, किसी सतह पे पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा। अब ये झुंझलाहट है, नतीजतन ये पाकिस्तान पे दुश्मनी, पाकिस्तान पे दुश्मनी करना। और फिर ये कहा जा रहा है कि जो फौरी तौर पे नाकामी के बाद मोदी ने जो कहा था कि आग लगा दो बलूचिस्तान में, तो ये उन्होंने काम पकड़ा हुआ है। अजीत डोवल वो सही कह रहे हैं, हमारे अपना DG ISPR के जी वो असल में मास्टरमाइंड वो हैं कि जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा रहे हैं। एक और चीज़ पे ज़रा एड्रेस कीजिएगा, जो हम देखते भी रहते हैं इस हवाले से बारहा हर पाकिस्तानी के जहन में एक क्वेश्चन उठता है कि इतनी खिफ़त हो चुकी, इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, सुबकी उठानी पड़ी, उसके बावजूद क्या दोबारा इंडिया मिस एडवेंचर कर सकता है? क्योंकि एक तारीख रही है 3 से 6 साल के अरसे में इन्होंने कुछ ना कुछ करना होता है। लेकिन अब एक कुछ ऐसी बातें भी सोशल मीडिया पे ज़ेरे बहस आ रही होती हैं कि जी अब इजराइल की मदद से हो सकता है इंडिया फिर कुछ प्लान करके इस जानिब आए, ऑल दो कि उसको भी हम नाकाम बना देंगे, उसमें भी इनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, हम तैयार हैं पूरी तरह से। लेकिन क्या आपको लगता है कि इज़ देयर एनी चांस के मुस्तकबिल करीब में विद द हेल्प ऑफ इजराइल, क्योंकि इजराइल में हम देख रहे हैं कि ईरान, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने जब उनका एक इंटरव्यू पुराना चल रहा था जिसमें वो ईरान को अपना दुश्मन और पाकिस्तान को भी समझते हैं कि उस पर भी उनकी नज़रें हैं, तो आप क्या समझते हैं? आपका कमेंट। जी वकार साहब। जी मेरे से पूछें। हाँ जी आई थिंक इसमें देखें जो वॉर है या कॉन्फ्लिक्ट में आप जाते हैं तो ये एक तो ये डिस्प्ले के लिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका नुकसान होता है। इट्स अ नी जर्क रिएक्शन, लेट्स से पॉलिटिकल गेन्स के लिए आप ड्रामा करें। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस, स्पेशली अगर आप न्यूक्लियर पावर को चैलेंज कर रहे हैं। हम लोग पिछले आई थिंक कुछ अर्से करती रहे, वहाँ पे एक आई थिंक एक बड़ी फीलिंग है पाकिस्तान के बारे में कि हमारा बॉर्डर जो पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर से शुरू होता है, टर्की कह रहा है। इसका मतलब है कि नाउ जो रीजन के मालिक स्पेशली मुस्लिम वाले जो अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान खुदा न खुदा अंडरमाइन होता है, तो उसमें दे में जंप इन बेसिकली। तो अगर अलायंसेस की बात हो रही है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इंशाल्लाह जो हमेशा पहले भी सपोर्ट में पाकिस्तान अपने ओन पे भी लड़ेगा। चाइना के विक्टर गाव है, उनका आई थिंक परसों था इंटरेक्शन पाकिस्तानी यूथ के साथ, और उन्होंने दो बड़ी सिग्निफिकेंट बातें की। एक तो उन्होंने कहा जी हमने डिस्प्ले किया है इस वॉर में कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, एंड ही सेड इट कि जी अगर इजराइल ने धमकी दी है एंड ही मेंशन्ड इट, इंशाल्लाह यू विल फाइंड के जो है प्रॉब्ली आपके दोस्त दोबारा आपकी मदद को आएंगे।
मेरे ख्याल में इसराइल के साथ जो ईरान ने किया है ये भी रकम चाट रहे हैं। आई डाउट इट कि देयर मिलिट्री कैपेबिलिटी ये थ्रेट जरूर होती है, बिकॉज अल्टीमेटली अंडरमाइन करके एम यही था। अगर आप इवन आई थिंक इंडिया, मिडल ईस्ट और इसराइल यूरोप कॉरिडोर को IMEC जिसको बोलते हैं, इसके भी आई थिंक कुछ मकासद थे कि भारत को अंदर ला के फिर एक सिक्योरिटी अपरेटस भी तैयार किया जाए और साइड पे जो मालिक थ्रेटन करते हैं, अगर आप राइट शोल्डर देखें IMEC का, तो पाकिस्तान, ईरान और टर्की इसको फॉर्म करते हैं, इनको न्यूट्रलाइज किया जाए और खुदा ना खासा रजीम चेंज वगैरह की एफर्ट के साथ। तो वो एक तो बेसिकली नाकाम हो गई है। बाकी देखें अभी तक तो लैंड फोर्सेस प्ले में नहीं आई, अभी पाकिस्तान नेवी प्ले में नहीं आई। लोग कहते हैं डॉक्टर करीम खान वाला माल तो भी निकाला ही नहीं पाकिस्तान। इट मीन्स के आपने टोटल 10% डिस्प्ले की मिसाइल पावर और 2% हमने इस्तेमाल किया। थाउजेंड्स ऑफ अलग तरह से चीज़ें हैं, फिर न्यूक्लियर। लेकिन इसमें ब्रिगेड साहब एक चीज़ बताइएगा, देखें जिस तरीके से इंटरनेशनल सतह पे ये कंसर्न का इजहार किया जा रहा है कि न्यूक्लियर मुल्क है दोनों लड़ाई हो सकती है दोबारा से, और फिर कि जो इनके हल तलब मसले हैं वो एक जिसको कहते हैं अनफिनिश एजेंडा है यूनाइटेड नेशन का, कश्मीर। अब लोग कह रहे हैं इस पर बात की जाए, इंडस वाटर ट्रीटी पे बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि नहीं जी ये देखें ये तो अभी जारियत है, ये ख़तरा का बायस बन सकती है आंदा जंगों के लिए। तो क्या लगता है आपको कि ये हिंदुस्तान अब दबाव में आके बातचीत की तरफ आएगा या भागता रहेगा बातचीत से? उसमें देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी में स्पेशली जो वेस्ट की है या आप जो मगरबी साम्राज्य है, वो तो हिपोक्रेसी करते हैं। दीज आर नो, देखिए बरतानिया के टाइम पर जब आज़ादी मिली पाकिस्तान को क्रिएट किया गया था, तो बाकी जो है अभी देखें कुछ फोरम्स की बात हो रही है, ब्रिक्स में भी हुई है और चाइना ने भी आई थिंक साउथ ईस्ट एशिया के साथ मिलकर एक बड़ा फोरम बनाया है फॉर एड्रेसिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो है डिप्लोमेटिकली। और फर्ज करें बाकी वेस्टर्न कम्युनिटी नहीं भी साथ देती, तो एक तो ये है कि वील हैव ऑल्टरनेट फोरम। दूसरा रीजन में अगर आप देखें इवन SCO में पाकिस्तान की बात भी सुनी कि दे अंडरस्टूड हमारा केस है, और भारत को एक्चुअली बड़ा लान तान किया गया कि हाउ कुड यू अटैक अनदर SCO मेंबर एंड जस्ट फॉर नथिंग। तो बाकी देखें एक मॉरल स्टैंड जो होता है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। इजराइल ने जो मर्जी कर लिया, लेकिन आज इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में 80-90% जो अवाम है दे आर विद पैलेस्टीनियन, और पाक जो भारत कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसमें आई वुड से 90% और रीजन आपका नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, देवर विद पाकिस्तान, बाय एंड लार्ज मिडल ईस्ट, टर्की। तो इसमें ये चीज़ें आई थिंक बड़ा काउंट भी करती हैं। भारत अपनी एफर्ट कर सकता है, बाकी है कि खुदा ना खास्ता जब हमारे प्राइम जो इंटरेस्ट है, क्रिटिकल इंटरेस्ट, अगर कोई ज़र्ब लगाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान विल हैव द ऑप्शन। ये अभी डैम शैम भूल जाए, बिल्कुल पाकिस्तान के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। थैंक यू सो मच वकार हसन साहब, आपका इस हवाले से अहम तजिया सामने आया है, तो बड़ा अहम तजिया पेश किया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। कुछ बात कर लेते हैं शुगर के हवाले से, जिसकी प्राइसेस में एक बार फिर सर्ज है और मामला आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान के सनती शोबे में शुगर इंडस्ट्रीज़ का हिस्सा करीब 3.5% है। पंजाब फूड डिपार्टमेंट वेबसाइट के मुताबिक शुगर मिल्स की जो तादाद है मजमूई तौर पर वो 85 है, जिनमें से 45 शुगर मिल्स पंजाब में और 32 सिंध में मौजूद हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 8 शुगर मिल्स काम कर रही हैं। मुल्क में चीनी कम हो या ज़्यादा हो, शुगर माफिया की हर सूरत चांदी होती है। जब वाफर मिकदार में चीनी मौजूद थी तो हुकूमत ने 7.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। वादा हुआ कि कीमत 145 से 150 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन यकीन दहानियाँ धोखा निकली और अब मुल्क भर में चीनी 190 से 200 रुपये फ़ी किलो तक बिक रही है। पाकिस्तान के इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते चीनी की फ़ी किलो रिटेल कीमत 182 फ़ी किलो रही, जो गुज़श्ता साल 143 रुपये थी। चीनी की कीमतों में कमी लाने के लिए हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी की दरामद, अब उसको इम्पोर्ट का फ़ैसला किया, लेकिन ये भी सिर्फ ऐलानात तक महदूद रहा। अवाम एक बार फिर महंगाई का ईंधन बन रही है और शुगर मिल्स मालिकान कीमतें बढ़ाकर मुनाफा समेट रहे हैं। सवाल यह कि क्या वाकई चीनी की दरामद से कीमत कम होगी? क्या हुकूमत वाकई आवाम को रिलीफ दे पाएगी? जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का खेल है ये चलता क्यों है? इसी पर आज एहतशाम साहब का हम तजिया लेते हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो आए रोज़ हम देखते हैं पिछली गवर्नमेंट में भी शुगर स्कैंडल आया था, इसमें भी इसी तरह के कंट्रोवर्शियल मामला चल रहे हैं। रीज़न्स क्या हैं? आप क्या समझते हैं कि हमने ये चीनी की दरामद बरामद और फिर उसके हवाले से जो बातचीत है इससे कभी निकल पाएंगे? इससे काम आएगा कीमतों में? हम ना देखें ये सारा खेल मिलजुल के होता है। 70% से ज़्यादा शुगर मिले हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं सिंध में और पंजाब में, ये सियासतदानों की, MNAs MPAs की हैं, किसकी नहीं है? जरदारी साहब की हैं, शुजात लोगों की हैं, नवाज शरीफ साहब लोगों की हैं, किस किस के नहीं है? बेशुमार लोगों के नाम इसमें आते हैं जो इसको
इससे फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह बिजनेसमैन भी शामिल हैं इसमें। देखिए ये जो 5 लाख टन वाली समरी है ना, मेट्रिक टन समरी जो अब फैसला किया गया इंपोर्ट करना, बड़े ही मशकूक और क्लैंडस्टाइन तरीके से इसको किया गया। देखें ये काबीना के रेगुलर एजेंडे पे इसको नहीं लाया गया। एक समरी सर्कुलेट की गई और बिल्कुल मुझे 190 पाउंड वाला केस याद आ रहा है, अलकादर ट्रस्ट वाला कि समरी वहाँ पे ख़त खोला नहीं गया, कहा जी ठक ठक करके मंजूरी दे दी जाए, तो मंजूरी दे दी गई। अब सवाल ये कि एक बड़ा फोरम है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट, आमना ये मामला वहाँ जाता है, वहाँ पे नहीं गया, उसको डिस्कस नहीं किया गया। उससे पहले एक मीटिंग चेयर करते हैं इसहाक डार साहब। वैसे तो आप देखते हैं डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन कई कमेटियाँ जो है ना वो उनके सरबराही भी करते हैं। पिछली दफ़ा भी आप देख लें चीनी बढ़ाने की बात हुई थी, वो सामने आए थे, इस दफ़ा भी सामने आए। अब देखें ना, बुनियादी तौर पे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको अपोज़ किया था और उन्होंने कहा कि जी डॉलर की कमी है और वैसे भी कहा जा रहा है कि 4 माह से ज़्यादा के बफर स्टॉक हमारे पास मौजूद है चीनी का, लिहाजा इसको इंपोर्ट करने की इजाज़त ना दी जाए। पहले तो ये बहस हो रही थी, अंदर की बातें जो आ रही हैं कि जी प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए, किसको फ़ायदा पहुँचाया जाए। फिर कहा गया कि जी बहुत लोग नाराज़ होंगे, लिहाजा यह है कि जी पब्लिक सेक्टर, ये ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान जो है ना इसको इंपोर्ट करेगी। और इतनी तेज़ी के साथ काम हुआ है, कल डायरेक्शन दे दी गई है ट्रेडिंग का अपना स्टेट बैंक को कि फ़ौरन जो डॉलर चाहिए टीसीपी को दिए जाएं ताकि ये जल्द से जल्द जो है ना ये चीनी इंपोर्ट की जाए। कहा जा रहा है कि जी ये तवाज़न बरकरार रखने के लिए जो कीमतें बढ़ी हैं उनको रोकने के लिए किया जाएगा। फिर देखें आमना, इसके बाद ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा कि जी 53% जो ड्यूटीज़ हैं ये वेव ना करें, वो भी वेव कर दी। उन्होंने कहा जी अगर वेव नहीं करेंगे तो ये लैंडेड प्राइस जो है ना, ये फूड मिनिस्ट्री कह रही है 245 रुपये की चीनी की होगी, जबकि हम चाह रहे हैं कि ये 157 रुपये से ज़्यादा ना जाए। जैसा कि आपने बताया वो तो बात किसी ने नहीं सुननी, 190-200 रुपये की जो है ना अपना चीनी बिक रही है। अब सवाल ये कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो बड़ा रेगुलर ये बात कहता है कि शुगर माफिया, ये शुगर इंडस्ट्री माफिया काटर के तौर पे ऑपरेट करती है। बाय द वे हमने जो पिछली दफ़ा जो एक्सपोर्ट की गई थी उसमें आप देखने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की गई थी, उसका फिगर भी सामने है। 40,000 करोड़ का टीका पहले लगाया गया था जब 7,65,000 टन एक्सपोर्ट की गई थी। ये बनता है 1.44 तकरीबन $1.5 बिलियन के करीब बनता है। फिर इस दफ़ा जब किया गया, ये जब एक्सपोर्ट की गई 1530 करोड़ रुपये का मुल्क को टीका लगा, $55 मिलियन बनता है। कहा जा रहा है शुगर माफिया, सट्टा माफिया और शुगर डीलर ने टका के इसमें पैसा बनाया। और प्रोसेस में जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो अपना हिसाब को पता है, वो किसी सूरत पे नहीं छोड़ती। अब सवाल ये है कि जो आप पूछ रही हैं कि ये कैसे ख़त्म होगा, मामला कभी भी नहीं ख़त्म होगा। अच्छा। देखिए यहाँ पे तो कारोबार के लिए जो सारी दुनिया आती है वो कहती है कि जी हुकूमत के साथ ताल्लुकात से फ़ायदा उठाया जाए। बिजनेसमैन चंदे देते हैं या किसी ना किसी तरीके से हुकूमतों की हमायत करते हैं, वो अपने लिए फ़ायदा तलाश करते हैं। पिछली हुकूमत में भी ये हुआ जिसकी वजह से वानी पीटीआई की लड़ाई हुई थी जहांगीर तरीन के साथ और आज तक नाराज़गी है। उन्होंने आपने देखा जिस तरह चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई, सिर्फ 57 करोड़ रुपया जो है ना वो जहांगीर तरीन ने कमाया था, बाकी शुगर कंपनियों ने अलहदा माल बनाया था। तो ये आवाम को तो जिसको कहते हैं हम ना एक हथियार बनाया हुआ है, ना प्राइसेस स्टेबल हो रही हैं, ना हुकूमत की इस हवाले से कोई क्लियर कट पॉलिसी है कि कब इंपोर्ट करनी है कब एक्सपोर्ट करनी है चीनी। ये तो बैठे बैठाए फैसला किया जाता। आप मुझे बताएं दुनिया का कोई मुल्क इजाज़त दे सकता है कि 4 महीने पहले तक आप जो कहते थे जी कोई ज़रूरत नहीं इंपोर्ट करने की, चीनी के स्टॉक मौजूद है, और 4 महीने के अंदर अंदर ही आपको पता चलता है कि निजी चीनी ख़त्म होने वाली हो गई है। तो ये तो बड़ा वाज़े तौर पर लग रहा है, कहीं भी नहीं होता। हम ना आप एक छोटी सी रेडी भी बंदा लगाए उसको भी पता है कि कारोबार कैसे होता है। तो ये तो मुल्क का आप कारोबार चला रहे हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से जिस तरह फ़ायदे एक दूसरे को पहुँचाए जाते हैं, मेरा ख्याल है ये तो अब बहुत स्कैंडल तेज़ी के साथ हुकूमत की जड़ों में बैठेगा। इनको वाज़े तौर पे बताना पड़ेगा कि क्यों फॉर्म ऑफ प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता, क्यों बैठे बैठाए कभी इंपोर्ट और कभी एक्सपोर्ट की जाती है चीनी, और आम प्रोसेस में आम आदमी मर रहा है। और स्टेबल जो हम चाहते हैं प्राइसेस चीनी की हो वो हमें नहीं मिल रही, मार्केट मैकेनिज़्म बन ही नहीं रहा। भाई ये सप्लाई चेन क्यों ख़राब होता है चीनी का, उसकी बुनियादी वजह ये है कि इसको चलने नहीं दिया जाता। ये माफियाज़ के सर पे सारे मामला चलाए जाते हैं, उनके सर पे फैसले किए जाते हैं। हुकूमत जो है ना वो देखती है कि जी मजबूर हैं सियासी तौर पे लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, लोग हमारे ख़िलाफ़ ना हो जाएं। तो मेरा ख्याल है ये वो धंधा है जिसकी वजह से प्रोसेस में आप मैं सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये धंधा जो है ये सबके सामने एक्सपोज्ड भी हो चुका हुआ है, अब तो बिल्कुल पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है कि भाई
कौन लोग चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत इन दावों को मुस्तरद कर देती है कि हुकूमत जो इस हवाले से पॉलिसी बनाती है उस पर कोई असरअंदाज होते हैं ये कार्टेल। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, बड़ा अहम तज्जिया आपने इस हवाले से पेश। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी विच इज़ अबाउट तालिबान गवर्नमेंट। रशिया की जानिब से तालिबान हुकूमत को तस्लीम किए जाने के बाद आलमी फ़ौजदारी अदालत की तरफ से एक बड़ा फ़ैसला आया है जिसने अफ़गानिस्तान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखवंदज़दा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं। अदालत ने उन्हें ख़वातीन और लड़कियों के ख़िलाफ़ सिनफी बुनियाद पर इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का मुर्तकब करार दिया है। इल्ज़ामात के मुताबिक तालिबान ने ख़वातीन को तालीम, नकलो हरकत, इजहार राय और निजी ज़िंदगी जैसे बुनियादी हुकूक से महरूम रखा है। इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, इसी पर ज़ाहिर शाह शराजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं। शाह साहब थैंक यू सो मच। तालिबान के ख़िलाफ़ ICC की जानिब से ये वारंट गिरफ्तारी आना और इसको तस्लीम ना करना, रिजेक्ट कर देना तालिबान गवर्नमेंट की जानिब से, आप समझते हैं वाकई इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता या इनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जब उनके अगेंस्ट ICC की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं तो उनके सर पे तो अमेरिका का दस्ते शफ़क़त है, हम कह सकते हैं कि चलें उनको इतना असर नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे मामलात भी नहीं हैं। देखिए, हम ना बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। अभी तक अगर देखें तो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की ईमा पर जो है वो बाकायदा एक एग्रीमेंट के तहत तालिबान को हुकूमत दी गई है और ऑल ऑफ अ सडन हम देखा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने ये डिसीजन किया है। हालांकि ये तमाम मामला पिछले 2 सालों से जब से तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर आई है चल रहे हैं। ख़वातीन को तालीम के लिए नहीं छोड़ा जा रहा, बाकी ह्यूमन राइट्स के इशूज़ के ऊपर जो है वो आवाज़ें उठाई गई थी। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स महीने के इसी तालिबान गवर्नमेंट को दे रहा था कि वो अपने जो है निज़ाम को चला सके। लेकिन अगर आपने अब जैसे देखा है कि और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंटरनेशनल हुई है वो है रशिया की जानिब से अफगानिस्तान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज करना और बाकायदा एम्बेसडर एक्सेस देना। तो उसके बाद सडन जो है ये तमाम चीज़ें आनी शुरू हुई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब अमेरिका जिस तरीके से अफगानिस्तान को कोयर्स करना चाहता था, यहाँ पे अपनी आज़ादारी कायम करना चाहता था, वो रशियन इन्वॉल्वमेंट के बाद जो है बड़ी हद तक जो है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है। खासतौर पर जो ईरान और इसराइल की एक जो क्लैश हुआ है उसके बाद भी खित्ते के अंदर पावर डायनेमिक्स बदले हैं। साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया की जो लड़ाई हुई है उसके बाद बड़ी मुश्किल सूरत हाल है हिंदुस्तान, अमेरिका, इसराइल और उस लॉबी को, क्योंकि देखिए यहाँ पे ओपन नजर आ रहा है कि रीअलाइनमेंट हो रही है। इंटरनेशनल रीअलाइनमेंट के अंदर आप देखें रशिया इंटरेस्ट ले रहा है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और साथ साथ पाकिस्तान को जो है वो इंक्लूसिवली इन्वॉल्व किया जा रहा है, ईरान को करीब लाया जा रहा है, तुर्की जो है वो अपना असर और रसूख इस खित्ते के अंदर कायम करना चाहता है। और एक और इस अफगानिस्तान की रिकग्निशन के पीछे और बड़ा जो फैक्टर है वो है यूक्रेन वॉर, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया की जो कहते हैं ना कि डबल टैक्टिक्स हैं, एक तरफ से वो रशिया के साथ बातचीत के लिए भी तैयार हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन में जो है वो उनके खिलाफ लड़वा भी रहे हैं, फिर इसी तरह चाइनीज को जो है वो उसके साथ कारोबार भी करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ साथ ताइवान के इशू पे, इंडियन इशू पे, पाकिस्तान के इशू के ऊपर, और खासतौर पर जो चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट की है पाक इंडिया जंग के दौरान और इंडिया को जिस तरीके से शिकस्त हुई है वो मेरे ख्याल में बड़ा फैक्टर है। दूसरा, अब अमेरिका जाहिर बात है कि अपने प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा और अफगानिस्तान को कोयर्स करने की कोशिश करेगा कि इमदाद उन्होंने पहले बंद कर दी है, मजीद अब उनके ऊपर सख्तियाँ और जो है वो बैन लगाए जाएंगे, क्योंकि अब बात दोबारा वो शुरू हो गई है कि अफगानिस्तान के अंदर एक टायरेंट हुकूमत है जो बच्चियों की तालीम के खिलाफ है, जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, जो माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं दे रही। तो अब आप देखें एक नया नैरेटिव बनेगा अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादियों की जानिब से। तो ये बिल्कुल एक वाज़े पॉलिटिकल शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है और नए जो ब्लॉक बनने जा रहे हैं ये अब विजिबल हो गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बशमूल रशिया और चाइना जो इनको लीड कर रहे हैं। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ एक अब तो बात की जा रही है कि ब्रिक्स की सतह के ऊपर एक लोकल करेंसी भी इन जो है वो ममालिक के अंदर राइज करने का जो है वो एक प्लान बनाया गया है। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बातें होती हैं, साथ साथ UAG रेलवे लाइन की बात हो रही है। तो ये तमाम चीजें तब होंगी जब अफगानिस्तान इस कैंप में आएगा और अमेरिका के कैंप से निकलेगा। लेकिन जिस दिन भी वो अमेरिका के कैंप से निकला, जाहिर बात है कि वो फिर उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन होगा। यानी एक प्रेशर टैक्टिक हो सकता है अमेरिका की जानिब से, अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों की जानिब से, जिस तरह से आपने फरमाया। थैंक यू सो मच ज़ाहिर शाह शराजी साहब, आपने अपना तज्जिया इस पर पेश किया है। अब डेफिनेटली अमेरिका की जानिब से एक प्रेशर टैक्टिक हो सकता है, ये भी एक इम्कानात में से एक इम्कान है।
क्योंकि जिस तरह से नया ब्लॉक इस वक्त इस रीजन में बन रहा है उसमें अफगानिस्तान एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। आपका शुक्रिया अदा करेंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर अहम स्टोरीज उन पर हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया बदलेगी ये तो पता था, मगर इतनी तेज़ी से तब्दीली आएगी ये खबर नहीं थी। जी जनाब, चैट जीपीटी अब सिर्फ मकाले लिखने तक महदूद नहीं रही, बल्कि गूगल सर्च का बेहतरीन मुतबादिल बनकर सामने आ रही है। नित नए एआई टूल्स हैरान परेशान कर रहे हैं और आजकल तो हेलो ग्रोक कहने का दौर चल रहा है, जिससे पाकिस्तानी चटपटे सवाल पूछ रहे हैं और ग्रोक की तरफ से जवाब भी ऐसे ही दिलचस्प आ रहे हैं। किसी पाकिस्तानी सारिफ ने सवाल पूछा, क्या एक्स पर फिर पाबंदी लगने वाली है? तो ग्रोक ने बगैर हिचकिचाए सच बोल दिया, कोई मोतबर इतला नहीं। ग्रोक जो नाम से साइंस फिक्शन नॉवल का किरदार लगता है, अब हर ज़बान में पटाक पटाक बातें कर रहा है। पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, हर ज़ुबान में बातें। इलॉन मस्क की कंपनी का बनाया ये चैट बोट ना सिर्फ सवालों के जवाब देता है, बल्कि अफवाहों की खाल भी उतार देता है, क्योंकि ये साइबर झूठ या फेक न्यूज़ को भी बेनकाब करता है। माहिरीन का कहना है कि अगरचे ये एआई टूल्स डोंकी वर्क करेंगे, मगर जहन लगाना अब भी इंसानी काम है। मगर सवाल ये कि क्या हम इन टूल्स के मददगार बन रहे हैं या फिर इनके गुलाम? और सवाल ये भी अहम है कि क्या ग्रोक और जो जीपीटी, चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी है वो दुनिया को सुधार सकती है या बिगाड़ का भी खदशा है? इसके अलावा इसके बारे में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि दीगर जो एआई टूल्स हैं उनसे कितना मुख्तलिफ है, क्या कर सकता है, और ग्रोक की जो हम देख रहे हैं कि नुमायाँ फीचर्स क्या हैं, इस पर बात करते हैं। कंवल चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन की, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन इस पर लेते हैं। थैंक यू सो मच कंवल साहिबा। किस तरह से देख रही हैं आप ग्रोक के बारे में? सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप ब्रीफली हमारे नाजरीन को इसको इंट्रोड्यूस करवाएं, ये है क्या, किस तरह से बाकी जो एआई हैं उनसे मुख्तलिफ है। एक तो हम इसके बारे में यही सुनते आए कि बड़ी स्पाइसी किस्म के क्वेश्चंस जो बाकी एआई टूल्स जो हैं वो मुस्तरद कर दिया करते थे, लेकिन अब इनकी जानिब से बखुशी रियल टाइम में इसका आंसर दिया जाता है। क्वाइट सिमिलैरिटी विद इलॉन मस्क जो कि एक्स के बानी भी हैं, उनकी पर्सनैलिटी में जो एक सार्केज़म या एक ह्यूमर है वो हमें इसमें भी नज़र आ रहा है। कैसे आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे? थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ग्रोक जो है उसकी जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है वो इलॉन मस्क का ख्याल था कि जो टूल्स हैं जो कि पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं और डेटा और चीज़ों को सेंसर करते हैं और न्यूट्रलिटी होती है उनके अंदर, वो ग्रोक के अंदर नहीं होनी चाहिए। और उसको एक जो उसकी टोन है वो विटी, ह्यूमरस, ह्यूमन लाइक टोन होनी चाहिए। तो ये उन्होंने ग्रोक के अंदर चीज़ें रखी हुई हैं कि उसके अंदर विटी ह्यूमर है और ह्यूमन लाइक टोन है उसकी। और फिर दूसरा ये कि वो बाकी है ऐसे इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि जो ट्विटर पे पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता है वो उससे रियल टाइम रीड कर सकता है, रियल टाइम उससे लर्न कर सकता है और उसको यूज़ कर सकता है अपनी आंसर्स में भी। तो इस पे ऑब्वियसली मसले भी आए, एंटी सेमेटिक कुछ उसने रिमार्क्स दिए, हिटलर को उसने प्रेज किया और उसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जिस पे फिर इलॉन मस्क ने जो है वो कहा कि अच्छा इसको अब हम थोड़ा इसकी बेहतर फिल्टर करेंगे। और इलॉन मस्क के अपने लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि जी ग्रोक हैज़ बीन फेड विद गार्बेज डेटा, उसमें बहुत ज़्यादा फ्री डेटा है, तो इसको हम वी विल इम्प्रूव इट, वी विल पुट बेटर फिल्टर्स, बट इट विल स्टिल बी नॉट लाइक ओपन एआई। ये XAI ओपन इलॉन की कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है ग्रोक, तो उन्होंने कहा कि ओपन एआई की तरह फिर भी नहीं होगी, इट विल स्टिल बी नॉट politically correct, but it will have some filters and it will have some controls over it as well, ताकि जो hate speech है वो उसको ना प्रमोट करे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जा सकता है, क्या फ़ायदा इससे उठाया जा सकता है? और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कि मैं पढ़ भी रही थी कि एजुकेशनल या बिजनेस पर्पस में इसको थोड़ा अवॉइड ही किया जाता है, जैसे आप बता रही थी कि बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के ये आइडियाज़ आपके हेड में डाल सकता है। एक तो बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के आइडियाज़ आपके हेड में डाल सकते हैं, दूसरा जो इसकी लैंग्वेज है, द वे इट स्पीक्स और द वे इट टॉक्स इज़ नॉट अ वेरी प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं होती। जैसे मैंने कहा ज़्यादा ह्यूमन लाइक टोन है, ह्यूमरस है, सोशल मीडिया के लिए अप्रोप्रिएट है। अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग पोस्ट वगैरह आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं जिसमें आप एक ह्यूमन टच देना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो और अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़ा ही अनफिल्टर्ड किस्म का डेटा मिले, जो कि इतना पॉलिटिकली करेक्ट ना हो या उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रलिटी ना हो, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही रियल टाइम डेटा मिले और पता चले कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या चल रहा है ट्विटर के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी आप ग्रोक को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोक रियल टाइम पे ट्विटर से इंफॉर्मेशन ले सकता है। और ये कॉस्ट इसकी कुछ है या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? अगर आपके पास प्रीमियम एक्स अकाउंट है, अगर इफ़ यू आर अ यूज़र ऑफ वो जो ट्विटर है जिसको एक्स कहते हैं, अगर आप उसके प्रीमियम यूज़र हैं तो आपको ग्रोक का एक्सेस होगा कहीं पे भी दुनिया में, चाहे पाकिस्तान में, दुनिया पे कहीं पे भी हैं, प्रीमियम एक्स यूज़र हैं तो आपको ग्रोक का एक्सेस होगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। कंवल चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। इसी हवाले से कानूनी नुक्ता नज़र भी जान लेते हैं। हमाद रुहेला साहब लॉ एक्सपर्ट हैं एंड एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच हमाद, आप क्या समझते हैं हमारे जो कवानीन हैं वो AI अपनाने के लिए इस वक्त तैयार हैं? क्या मामला है? देखिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है, बल्कि शायद एवोल्यूशन या इवॉल्व का लफ्ज़ भी इसके लिए दुरुस्त नहीं है। इसकी रफ्तार रेवोल्यूशन के करीब ज्यादा है। तो ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का एक रेवोल्यूशन आ रहा है। क्या हमारी कवानीन इस वक्त रेडी हैं इस रेवोल्यूशन को अपनाने के लिए, इस यूजफुल रेवोल्यूशन को अपनाने के लिए? क्या हम अपनी सोसाइटी को तैयार कर रहे हैं या नहीं, जो आपका सवाल है, तो इसका जवाब बदकिस्मती से ना में है। हम जब कानून साजी की बात करते हैं कि यहाँ पे कानून साजी होनी चाहिए और हमें लीगली इस चीज के लिए रेडी होना चाहिए, तो ये भी देखने में आया है कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उस इंडस्ट्री के, वो भी इस बात को पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं करते। उनको लगता है कि कानून साजी का मतलब उनके पर काटना है। मैं समझ सकता हूं कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन कानून साजी का मतलब उनको रोकना नहीं है, एक ऐसा माहौल पैदा करना होता है कि जिसके अंदर तमाम लोगों को फायदा हो सके। जहां AI के बहुत फवायद हैं, वहां उसके बहुत से ऐसी सूरत भी पैदा हो सकती है जिसके नुकसान लोगों को हो रहे हैं। और जरूरी नहीं कि ऐसी सूरत हाल मनफी इस्तेमाल से ही पैदा हो या ऐसी सूरत हाल मनफी ही हो। ऐसी सूरत हाल मुतनाज़े भी हो सकती है। उस मुतनाज़े सूरत में हमने क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इन चीजों के लिए कवानीन बहुत जरूरी होते हैं। और हमारी हुकूमत को इस वक्त व्हील री इन्वेंट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो आगे पीछे हम देखें, बाकी दुनिया की तरफ अगर हम देखें, तो हमें पता चलेगा इस सेक्टर में बहुत ज्यादा काम हो चुका है। तो हम अगर उनसे ही रहनुमाई ले लें तो सिचुएशन बहुत बेहतर की जा सकती है। टेक की बात हो, AI की बात हो, तो सबसे पहला मसला जो मेरे नजदीक जरूरी है वो डेटा प्रोटेक्शन है। हम देखते हैं आए दिन खबरें आती हैं कि सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का, लाखों लोगों का डेटा चोरी कर दिया गया है। डेटा कितना इंपॉर्टेंट है और उसको क्या किया जा सकता है, ये समझाने के लिए हमें कैम्ब्रिज एनालिटिका की मिसाल देनी पड़ेगी। हम सबको याद है कि कैसे डेटा के ऊपर बेस करके साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स बनाई गई, जिनको इस्तेमाल करते हुए एक मुल्क की हुकूमत को बनाने में या गिराने में उसका इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए। दुनिया इसका सदबाब कर रही है। इस सिलसिले में यूरोपियन यूनियन का डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के बारे में बहुत बात की जाती है। जैसे मैंने कहा कि हमें व्हील री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इतना काम हो चुका है कि हम उससे सीख सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। इस रेगुलेशन को कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा मजबूत कानून है डेटा प्रोटेक्शन का। इसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जब तक सारिफ वाज़िया और रिवोकेबल परमिशन ना दे दे, तब तक उसका डेटा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और बाद में भी उसको बताया जाता है कि वो अपने डेटा को एक्सेस कैसे कर सकता है, उसको डिलीट कैसे करवा सकता है, और अगर उसके डेटा की कोई वायलेशन होती है, कोई ब्रीच होती है, तो उसको नोटिफिकेशन जाना लाजमी हो जाता है। इसी तर्ज पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर स्टेट लेवल पे भी लेजिस्लेशन की गई है। कैलिफोर्निया का कानून इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बताया गया है कि कहा गया है कि लोगों को पता होना चाहिए कि उनका डेटा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ इसको स्टोर किया जा रहा है, इसको एक्सेस और डिलीट कैसे करना है। और इसके अंदर एक और चीज ये भी कही गई है कि कंपनीज को पाबंद किया गया है, यूजर्स को ये राइट दिया गया है कि वो कंपनीज को रोक सकते हैं कि उनका डेटा आगे सेल आउट ना किया जा सके। पाकिस्तान में ऐसी डेटा प्रोटेक्शन की कोई कानून हमें नजर नहीं आता। इस सिलसिले में एक बिल तो टेबल किया गया है, लेकिन अभी तक वो पास नहीं हुआ। शायद हुकूमत की प्रेफरेंस इस तरफ नहीं है। पिछले दिनों मैंने एक और खबर भी देखी थी जिसमें पता चला था कि एक कंपनी का जो ह्यूमन रिसोर्स टूल है, जो कि AI पे मबनी है, वो खवातीन की जॉब एप्लीकेशन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, बायस कर रहा है। और ऐसे में अगर ऐसे इदारों से पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो सहारा लेते हैं कि ये तो AI कर रहा है, हमारा इसके अंदर कोई लेना देना नहीं। तो UK और USA की कोर्ट्स इस बारे में वाज़े मौक़िफ़ इस्तेमाल कर चुकी हैं, अपना चुकी हैं। वो कहती हैं कि ऐसे तमाम फैसले जो AI टूल्स के मुताबिक भी किए जाए, उनकी मदद से किए जाए, उनको भी लीगली चैलेंज किया जा सकता है। इस सिलसिले में न्यूयॉर्क का एक कानून है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। उसमें कहा गया
डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे, बायस तो नहीं हो रहे रेस की बुनियाद के ऊपर, जेंडर की बुनियाद के ऊपर, और ना सिर्फ ये थर्ड पार्टी ऑडिट जरूरी करार दिए गए हैं बल्कि उनकी रिपोर्ट्स को पब्लिक करना भी कहा गया है। पाकिस्तान में ऐसी शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ कानून हमें नजर नहीं आता। ये समझने की बात है कि एआई हमारे ही दिए गए डेटा से को यूज करता है और उसी को सामने रख के ऊपर फैसला देता है। अगर डेटा ही उसको बायस या डिस्क्रिमिनेटरी दिया जा रहा है तो फिर उसका जवाब भी वैसा ही आएगा। इसी बात को सामने रखिए, अगर मैं अपने चैट जीपीटी को या किसी और ऐसे प्लेटफॉर्म को कहता हूं कि मुझे एक सनसेट की पेंटिंग बना के दे दी जाए या मुझे एक गाना लिख के दे दिया जाए, तो क्या मैं उसको ले जाकर रजिस्टर करवा सकता हूं अपने नाम पे कि ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऑलरेडी अवेलेबल पेंटिंग्स होंगी और जो ऑलरेडी अवेलेबल गाने, सॉन्ग्स, नज़में होंगी, उनको ही सामने रख के एआई जो है हमें कोई नई चीज बनाकर दे देगा। इस बारे में इंटरनेशनल बॉडीज कहती हैं कि जब तक ह्यूमन एडजस्टमेंट और ह्यूमन इंटरफेरेंस का अंसर नुमाया ना हो तब तक उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। हमारे आईपी लॉज में एआई के बारे में, एआई जनरेटेड वर्क के बारे में, ह्यूमन इंटरफेरेंस के बारे में, ह्यूमन एडजस्टमेंट के बारे में कोई जिक्र मौजूद नहीं है। उस बारे में भी कानून साजी की जरूरत है। थैंक यू सो मच हमाद, बहुत अहम पॉइंट्स के हवाले से आपने तवज्जो हमारी मबसूल करवाई है। प्रोग्राम के आखिर में नाजरीन हम बात करेंगे शहर कायद कराची की किसी एक मसले की नहीं, बल्कि आज शहर कायद कराची का नोहा होगा। ये वो शहर है जो पूरे मुल्क का पेट भरता है लेकिन खुद भूखा रहता है। खबर यह है कि कराची ने माली साल यानी फिस्कल ईयर 2024-25 में 3.25 खरब रुपए टैक्स देकर FBR का झंडा बुलंद कर दिया। लेकिन सितम देखिए कि मुल्क पर खजाने निछावर करने वाला कराची खुद अंधेरों में डूबा हुआ है। सिर्फ जून 2025 में 449.05 अरब रुपए की वसूली, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 48% ज़्यादा है, और फिर एक दिन में 184.7 अरब रुपए का रिकॉर्ड भी कराची ने बनाया है। मगर बदले में शहरियों को ना साफ पानी दस्तयाब है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ना सड़कें और ना ही सुकून। कराची वाले क्या कहते हैं इस हवाले से, पहले खुद आप देख लें। कराची जो है पूरे पैसे सबसे टैक्स देता है, उसके बावजूद आप देख लें यहाँ पे जब बजट आता है तो पैसा हमको हमेशा कराची को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। कुछ नज़र नहीं आता, हर बंद सोचते हैं कि हम ये हुकूमत नहीं आएगी, देखते हैं कराची पर। कराची के लिए हमेशा से सूरत है वही रही है जो पुरानी हुकूमत करके गई। पाकिस्तान में 75% कराची, सिर्फ कराची टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके देता है। आप अदर सिटीज़ में जाके देख लें, लाहौर हो गया, पंजाब पूरा हो गया, उसको कराची से कंपेयर करें आपको ज़रा बर भी नज़र नहीं आएगा। कराची के शहरियों ने आपको जो है ना इतना टैक्स कर, उसके बदले में मिला क्या है? मिला आपको ये है कि ये टूटी हुई सड़कें, ये बिजली के खंभे जहाँ पे सिर्फ ये तारें लटके हुई हैं मगर इनमें बिजली नहीं है। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि कम से कम कराची को तो ध्यान दो, यहाँ की सफाई तो कराओ। इतनी टैक्स देने के बाद भी हमारे हालात अच्छे नहीं होते। टूटी सड़कें हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोलती हैं। ये शहर और इसके शहरी टैक्स से ना फ़र्ज समझते हैं, मगर सितम देखिए कि ख़ुद को शहर कराची के वारिस कहने वाले मसाइल के हल की जिम्मेदारी नहीं लेते। मलबा हमेशा दूसरों पर डाला जाता है। लेकिन सवाल ये कि रियासत कब अपने सबसे बड़े वफादार शहर कमाओ पूत से वफा करेगी, कब अहले कराची के दुखों का मुदावा करेगी? इस हवाले से आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।